रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं की, चले कर ली। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे थे कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, टोटल कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। देन फिर हम लोग ये चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहे हैं जी, हॉटर टू कोल्डर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट आप लोग मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है जी हमारे पास हीट ऑलवेज मतलब वाटर बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये तमाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं और ये ऑब्जेक्टिव है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर यूनि डायरेक्शनल। जितनी एक मिनट स्पॉन्टेनियस छोड़ो पहले। प्रोसेसेस हैं ये यूनि डायरेक्शनल होंगे, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये आपने इसमें बेसिक एक बात जो है वो याद कर लेनी है। अब चलते हैं जी एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन की तरफ। एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या है? वो फ्रैक्शन ऑफ हीट जिसको आप ट्रांसफर करते हैं वर्क में, उसको हीट इंजन कहा जाता है। ये आप लोगों ने ट्रेन इंजन देखे होंगे या जो आपके आम इंजन चल रहे हैं, ये तमाम के तमाम हीट इंजन है। वो हीट को इस्तेमाल करते हुए वर्क में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। तो याद रखें कि टेम्परेचर से हीट फाइंड आउट की जाती है और उसके बाद आप उसे देखते हैं उसका कितना यूजफुल वर्क डन हो सकता है। अच्छा, अगर कोई सिस्टम एक हॉटर एरिया से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको हीट रिजर्वायर कहते हैं, उसको सोर्स कहा जाता है। और जहां पर वो इसको ड्रॉप कर रहा होता है, जहां पर वो अपनी एक्स्ट्रा हीट को निकाल रहा है बॉडी से, उसको सिंक कहा जाता है। देखा ना, आपने हीट ली किसी हॉट रिजर्वायर से, आपने उस हीट का कुछ वर्क डन किया और रिमेनिंग हीट जो थी वो आपने एक लो टेम्परेचर को दोबारा डोनेट कर दी, दैट इज सिंक। तो सोर्स और सिंक का रिलेशन याद रखने कि सोर्स जहां से आप गेन कर रहे हैं, सिंक जहां पे आप ड्रेन कर रहे हैं। तो यहां पर बात आ जाती है कार्नोट साइकिल की। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम सिंपल कार्नोट साइकिल को पढ़ रहे थे, T2 माइनस T1 और T1, कि ये हमेशा एक वन से कम होता है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन हमेशा एक से कम होगी, कभी भी 100% एफिशिएंसी आपको किसी इंजन की नहीं मिलती। T2 और T1 हमेशा देखे ना, T1 की जो भी वैल्यू होगी, जब आप T2 में से माइनस करके T1 पर डिवाइड करेंगे तो वन से हमेशा छोटा आंसर होगा। जितनी ज्यादा वन की वैल्यू करीब होगी, आप कहेंगे आपका इंजन उतना ज्यादा एफिशिएंट है। अब एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, ये बड़ा कॉमन है। जिस तरह आपने देखा होगा NOS, नॉस सिलेंडर्स। अब जो लोग फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज वगैरह देखते रहे, उनको पता होगा कि उसके अंदर 9 सिलेंडर होता है। अब उसमें नाइट्रोजन पेरोक्सीटाइलिन, एक्सीटाइलिन और इस तरह एक कंपाउंड है, ऑक्सी कंपाउंड है नाइट्रोजन के। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ही पैदा करते हैं, यानी अल्टीमेटली कह लें कि हीट का डिफरेंस बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप उनका जो इंजन है, जैसे हाई ऑक्टेन और नॉर्मल ऑक्टेन है। अब जहाजों में हाई ऑक्टेन यूज किया जाता है, एंटी नॉकिंग है, उसका टेम्परेचर हाई है। तो इसी तरह आप लोग जो डिफरेंट फ्यूल यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एफिशिएंसी क्या ले रहे हैं आप, और वो उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है उसकी हीट से। अच्छा, सोर्स और सिंक के दरमियान में से अगर आप डिफरेंस कम करते जाएं, यानी सोर्स ने जितनी गेन की और सिंक में जितनी ड्रेन की, ये डिफरेंस जितना कम होता जाएगा आपका इंजन उतना एफिशिएंट होता जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि बाय विड्रॉइंग टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक, तो आपकी जो वर्क है, यानी आपका जो एफिशिएंसी ऑफ इंजन है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, एफिशिएंसी मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 1। अब आ जाते हैं एंट्रोपी के ऊपर। एंट्रोपी चीज क्या है? सबसे पहले तो देखते हैं जी, एंट्रोपी है डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम को। हम एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड के शुरू से कायल हैं। हम इस बात को पूरी तरह मानते हैं कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है। और अगर मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो आपने देखा कि एक आपके पास कोयला पड़ा हुआ, आप उसको बर्न कर देते हैं। आप कहते हैं जी इसका पहले मैस और था, बाद में हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी बर्निंग के साथ इसे निकलने वाली हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, वाटर वेपर्स, तमाम चीज़ों को इसके साथ काउंट करेंगे,
तो आपकी ये टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ कोल। यस, इट्स ट्रू। हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि अगर एक बार कोयला जल गया है तो आप दोबारा ये तमाम चीजें आपस में ऐड करके फिर से कोयला बना दो। आप टोटल एनर्जी को तो सेम कर सकते हो, लेकिन उसको सेम उस मैटर की फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। कोयले में ये तमाम चीजें तरतीब से पड़ी हुई हैं, ये ऑर्डर में मौजूद है, और जब आपने इसको निकाल दिया तो ये डिसऑर्डर में मौजूद है। तो एक्चुअली जो आपके पास एंट्रोपी है वो डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम है। क्लासेस में बच्चे पूरे स्कूल में बैठे हुए एक ऑर्डर में है, लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई है वो बाहर निकले हैं तो वो डिसऑर्डर में चले गए हैं। आप अब उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनके ऑर्डर को ठीक नहीं कर सकते। तो एंट्रोपी इज व्हाट एक्चुअली एंट्रोपी इज एक्चुअली डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। तो हम जब कभी एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे तो हम डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम के हवाले से देखेंगे। जस्ट फॉर अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। यस, आई कॉल यू बैक, मैं जरा क्लास में हूँ, ठीक है? ओके ओके, सो फॉर नाउ, सो सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर जो आ गया डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब ये आपके पास एंट्रोपी है, और एंट्रोपी स्टेट फंक्शन कहलाती है, क्योंकि आप किसी चीज की एग्जैक्ट एंट्रोपी नहीं देख सकते, एग्जैक्ट ऑर्डरनेस नहीं देख सकते। आप ये देख सकते हैं कि पहले उसका ऑर्डर था क्या और बाद में कितना डिसऑर्डर हो गया। तो इसको आप मेजर करेंगे, आप चेंज को मेजर करेंगे, कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते। एंट्रोपी चेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखें जी, जितना उसने फॉरवर्ड बाइस जाकर डिसऑर्डरनेस क्रिएट की है उतना वो रिवर्स आके ऑर्डर में आ रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग की जब एंट्रोपी बराबर हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की वैल्यू जीरो होती है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज कर रही है। देखें, आप टोटल एनर्जी तो सेम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब इसका मतलब कि एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जहां से वो रिवर्स बैक नहीं आ पा रही। ऑल द प्रोसेसेस इन यूनिवर्स आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। तो कह रहे हैं एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। एनर्जी तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले इला की बात की थी, लेकिन उस एनर्जी का डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। मैं इसकी मिसाल यहाँ पर ये भी देख सकता हूँ कि एक एटम बम है, आपने यूरेनियम और 92 आइसोटॉप है, आपने इसको ब्लास्ट करवाया, क्रिप्टॉन, बेरियम और 3 न्यूट्रॉन बन गए। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप इन तीनों को मिलकर दोबारा ये बना दे। बेशक एनर्जी बिफोर एनर्जी आफ्टर सेम है, लेकिन आपके पास जो ये क्रिप्टॉन और बेरियम बन गया, ये दोबारा मिलके इस 3 न्यूट्रॉन के साथ ये नहीं बना सकते। इट मीन्स कि आपके पास एंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है उस चीज की। कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं, वो ऑर्डर में है, कपड़े आप उठा के बाहर निकाल के सारे रख देंगे, ये डिसऑर्डर है उसका। और आप ये याद रखें कि जितना एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है वो कम नहीं हो सकती। ये आजकल जो कोविड की वजह से सिचुएशन है, तो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग में कमी हुई हुई है। अब ग्लोबल वार्मिंग में कमी की वजह क्या है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो कम हो रहा है, और उसको दरख्त इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है, बाकी चीजें प्रोसेस अपने आप को रिसाइकिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो डिसऑर्डरनेस है वो इस लिहाज से कम हो रही है। लेकिन आपने जितना कोयला जला दिया है, अब वो कोयले के अंदर से जो राख कार्बन ब्लैक बन गया है, या जो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, उसको मिला के दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता। तो जी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद रखें एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने तो कई बार देखे हैं कि डेल्टा एस अगर जीरो है तो सिस्टम रिवर्सिबल है कि नहीं, या रिवर्सिबल सिस्टम के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, डेल्टा एस जब ज्यादा है तो आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्योंकि आपके पास डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। और जितने भी खुद ब खुद होने वाले प्रोसेसेस हैं उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, कभी डिसऑर्डरनेस कम नहीं होती। डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास लेस देन जीरो होगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसको आपको एनर्जी दे के प्रोसीड करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा।
तो ये इसमें दो चार बातें थी ऑब्जेक्टिव के लिए आज से। फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड ड्रॉपी देखे रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम को मेजर कर रहे हैं। आपके पास एक सॉलिड, आप उसको लिक्विड में ले गए और लिक्विड से गैस में ले गए हैं, तो रैंडमनेस ऑफ एंट्रोपी या एंट्रोपी जो है वो कम है सॉलिड में, उसकी निस्बत लिक्विड में उससे ज्यादा, और आप फिर देख सकते हैं कि गैसेस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा है। तो एक्चुअली अगर रैंडमनेस को एक सिस्टम मान लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम कैन बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड बाय द हेल्प, सॉरी, रैंडमनेस सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन when we move from solid to liquid and liquid to gas. जी सबा हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर यहाँ पे इंट्रोपी के बारे में आपने बताया, तो भी आपने कहा कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनके लिए इंट्रोपी नेगेटिव लेस देन नेगेटिव हम जीरो भी हो कंसीडर कर लेते हैं ना, लिखी नहीं हुई है, सर हम कोई कंसीडर एग्जांपल है कर रहे हैं। नहीं नहीं होती नहीं ना, मैंने कहा ये कंसीडर करते हैं। ऐसे कोई ओके मिसाल ठीक नहीं है। है जिसके अंदर हम कहे जी एंट्रोपी नेगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी अगर कम हो रही है, ये देखें एक नॉन प्रोसीजर है ना, जैसे मैंने कहा कि कोयला है, अगर मैं इस कोयले को जला रहा हूं तो कार्बन ब्लैक बन रहा है और इसके साथ मुख्तलिफ गैसेस बन रही हैं। अब ये डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है। अगर इन सबको मिला के मैं दोबारा से कोयला बना लूं, तो यहां पर जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स में जा रहा है। हम एंट्रोपी को कम कर रहे हैं, सॉरी, हम डिसऑर्डरनेस को कम कर रहे हैं। तो डिसऑर्डरनेस को कम करना जो है वो नेगेटिव एंट्रोपी है। और हाँ, अगर आप किसी केस में इसको कम कर भी रहे हैं इन केस, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसीजर है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसीजर नहीं है, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर है, वो अपने आप प्रोसीड नहीं हो रहा। ओके ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो हाथ नीचे कर रहे हैं, नहीं तो दोबारा अनम्यूट कर देता हूं आपको, लोअर हैंड कर लें। ओके, इसमें से योर क्वेश्चन। जी जी अकमल जावेद। जी अकमल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अब आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही। हेलो जी। एंट्रोपी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें एक के साथ क्यों रिवर्सिबल है, दूसरे के साथ क्यों इरिवर्सिबल है? जी जी जो जो इरिवर्सिबल है उसमें नेगेटिव क्यों शो हो रहा है, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दें। जो आप कह रहे हैं क्यू इरिवर्सिबल है, जी जी। नेगेटिव का मतलब ये है ना कि आप उसको बैकवर्ड लेके जा रहे हैं। एक चीज अगर बढ़ रही है सिस्टम के अंदर से, अगर आपके पास डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर रही है, तो सराउंडिंग की जो डिसऑर्डरनेस है, देखिए आपके पास एक सिस्टम है जो कि एक हीट क्यू रिवर्सिबल और टी के अकॉर्डिंग रिलीज कर रहा है। अगर हम सिंपल सी यहां बात करें, यार आपको फिर म्यूट हो गया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हेलो जी जी आवाज आ रही है। हेलो। ओके मैं बता देता हूँ, आई थिंक सो कि आवाज शायद कट रही है। खैर, तो देखिए डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम में अगर आप सिस्टम को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो सराउंडिंग की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी। उसकी रीजन ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से अपोज चलते हैं। अब सिस्टम में से सराउंडिंग की वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है, सराउंडिंग की कम है, तो तभी आपके पास ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। और अगर ये उस वक्त जीरो नहीं है तो फिर ये आपके पास कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं आ सकती। अगर आप इसको फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में भी देखेंगे ना एंट्रोपी को, तो उसने यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि क्यू रिवर्सेबल और वो टी जो है एक्चुअली जो इरिवर्सेबल है सराउंडिंग के लिए, क्योंकि एक बार जो चीज सराउंडिंग में चली गई है, अब वो दोबारा सराउंडिंग से सिस्टम में आना बहुत मुश्किल है। वही कोयले वाली मिसाल आप अपने जेहन में रख लें कि अगर आपने कोयले को एक बार बंद कर दिया है, तो अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप उन गैसेस को दोबारा कलेक्ट करें। सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जो चूने के पत्थर में से निकल गई है, अब आप उसको दोबारा जोड़ के तो क्या बना सकते हैं? डेफिनेटली द आंसर इज नो। तो यहां आप लोगों ने ये बात जेहन में रखनी है। मैं आपको पेज नंबर इसका बताता हूं, आप एक बार इसको वहां से भी देख लीजिएगा, जब क्यू रिवर्सिबल ओवर टी का जिक्र जहां उसने किया होगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जो होती है ये नेगेटिव ली जाती है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ सराउंडिंग। और अगर ये आपके पास जीरो के बराबर आ रही है डेफिनेटली, तो फिर ये असल में होता तो प्लस प्लस ही है, लेकिन वो प्लस और माइनस को हम इकट्ठा लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जी मेरी आवाज आ रही है?
जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी। सर मैं यहाँ ये कहना चाह रही थी कि इसका मतलब है कि इंट्रोपी जो है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव किस सेंस में कह रहे हैं आप? सर मतलब जब हम अपने सिस्टम और सराउंडिंग की बात करेंगे कि मेरे सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो रिलेटिवली अपने सराउंडिंग से हाँ, कम है ये आप या उसको ज्यादा। रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक क्योंकि ठीक है। आपके सिस्टम की जो एंट्रोपी है अगर वो चेंज होके सराउंडिंग में जा रही है तो एक्चुअली तो वो सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर रही है ना, सिस्टम से तो निकल गई जी है, तो सराउंडिंग को जाकर डिस्टर्ब कर गई। हमने बारबेक्यू किया छत पे, हमने कोयले जला लिए, हमारे सिस्टम से वो निकल गए हैं, अब वो जाकर डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? सराउंडिंग में कर रहे हैं। तो ये एक रेलिवेंस है, क्योंकि सराउंडिंग का इफेक्ट सिस्टम पर होता है। अगर आप देखें तो सिस्टम के इफेक्ट की वजह से सराउंडिंग डिस्टर्ब होती है, सराउंडिंग के इफेक्ट की वजह से अगले सिस्टम पर फर्क पड़ता है। जी ये है। ओके। ठीक है। ले जी, इसके बाद हमारे पास हम रैंडमनेस की बात कर रहे थे, तो रैंडमनेस में हम कह देते हैं गैसेस, गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से हमारी गैसेस जो है वो मैक्सिमम चली जाती है। तो एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग जो है, अब मेल्टिंग में देखेंगे आप लोग तो डेल्टा एच एम जो है 1 मोल ऑफ एंथैल्पी, ये मोलर एंथैल्पी कहलाती है। जीशान का कोई क्वेश्चन? 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ जी। जी जीशान, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। निशान आप अनम्यूट कर लें, नहीं तो फिर मैं जरा लेक्चर कंप्लीट करवा लूँ। आप फिर मुझसे लास्ट में लिख लें क्वेश्चन, मुझे आप डायरेक्टली ना ग्रुप में कर दीजिएगा या पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर अस्सलाम दूँ। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है मेरी? बहुत ज्यादा कट रही है आपकी आवाज, आपको मेरी आ रही है आवाज?